नमस्कार। दूरदर्शन पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम न्यू इंडिया संकल्प। बात अगर म्यूज़ियम यानी संग्रहालय की करें तो आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब भी हम म्यूज़ियम विज़िट करते हैं तो हम समाज की समृद्ध धरोहर से जुड़ते हैं। लेकिन क्या कभी आपने कल्पना की है कि भगवान ना करे अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे कि बाढ़, सुनामी, भूकंप या फिर मानव निर्मित आपदा आ जाए, जैसे कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, मॉब, वायलेंस, क्लाइमेट चेंज, तो ऐसे में हम म्यूज़ियम के चाहे लोग हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या जो कलेक्शंस वहाँ पर हैं उसे सुरक्षित कैसे करेंगे? म्यूज़ियम सेफ्टी, आज इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। और इस विषय पर बातचीत के लिए यहाँ दूरदर्शन दिल्ली स्टूडियोज़ में मेरे साथ 4 विशिष्ट मेहमान हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराऊं। स्वागत करना चाहेंगे कमल किशोर जी का। नमस्कार कमल जी, आप सदस्य हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से और साथ ही म्यूज़ियम सेफ्टी को लेकर जो नेशनल गाइडलाइंस बनी है वो आपके मार्गदर्शन में बनी है। प्रोफेसर मानवी सेठ हमारे साथ हैं। नमस्कार, आप डीन हैं नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट से और साथ ही 2002 से आप म्यूजियोलॉजी पढ़ा भी रही हैं। श्री आर.एन. सिंह हमारे साथ हैं। नमस्कार, आप ग्लोबल रेस्क्यू फाउंडेशन से हैं और आपका मानना है अर्थक्वेक डज नॉट किल, बिल्डिंग डज। साथ ही डॉक्टर संजीव कुमार सिंह हमारे साथ हैं। आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, म्यूजियोलॉजिस्ट हैं और नेशनल म्यूजियम में आप सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं। कमल जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। इतिहास पे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब म्यूज़ियम किसी आपदा के कारण नष्ट हुए हैं। तो चाहे सितंबर 2018 में हमने देखा ब्राज़ील का नेशनल म्यूज़ियम नष्ट हुआ या हमारे करीब मंडी हाउस में ही प्राकृतिक संग्रहालय आग से नष्ट हुआ, क्या सीख सकते हैं हम इन वाक्यों से? आपने मंडी हाउस के पास जो नेशनल म्यूज़ियम था ऑफ नेचुरल हिस्ट्री उसकी बात की। इसके अलावा 2014 की बाढ़ में श्रीनगर में म्यूज़ियम को नुकसान हुआ। कुछ सालों पहले सलारजंग म्यूज़ियम में आग लगी थी और 2015 में अगर हम नेपाल में देखें तो वहाँ का जो पैलेस म्यूज़ियम है और पाटन म्यूज़ियम, दोनों को बहुत नुकसान हुआ था। तो 2 मुद्दे हैं। एक तरफ तो हमारी विरासत है, वो तो है ही, वो हमारी पहचान है और उसको बचाना ज़रूरी है, वो हमारी धरोहर है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये आर्थिक मुद्दा भी है। अगर आप नेपाल के अर्थक्वेक के बाद देखें तो जो वहाँ की विरासत को नुकसान हुआ, म्यूज़ियम से नुकसान हुआ, वहाँ के कल्चरल टूरिज़्म पर भी इसका फ़र्क पड़ा। तो जो म्यूज़ियम्स हैं वो सिर्फ म्यूज़ियम्स अलग से नहीं है, वो हमारे सोशल फैब्रिक में जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक फैब्रिक में जुड़े हुए हैं। तो जब हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो म्यूज़ियम की जो सेफ्टी है, म्यूज़ियम में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसको भी प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। जी, प्रोफेसर मानवी, थोड़ा बताइए गत वर्षों में किस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि समय के साथ तो सभ्यता और सिविलाइज होनी चाहिए। अगर आप देखें पीछे कुछ सालों में तो 2 तरह के कारण हैं जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक तो नेचुरल, अभी एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इज़ द नॉर्म, ठीक है। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स बढ़ रहे हैं और वो बढ़ेंगे क्योंकि हम जिस तरह से प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। तो चाहे आप सुनामी ले लें, चाहे आप अर्थक्वेक ले लें, चाहे आप फ्लड्स ले लें, अभी आप केरला का एग्जांपल ले लें, उससे पहले चेन्नई, कश्मीर, जहाँ पे हमने नहीं सोचा था। दूसरा है ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहा है, उसके कारण हम जो रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सारी सांस्कृतिक धरोहर की, उससे भी बहुत नुकसान हो रहा है। और इसके चलते धीरे धीरे हमारी जो कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी कोई चोट पहुंच सकती है, वो पहुंच रही है। और आप ये बता रही थी कि जब हम सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं, ये कोई भारत या किसी देश की नहीं है, ये पूरे मानवता के लिए है। देखिए, ये कहीं की भी हो, किसी भी आज जगह पे हो, चाहे वो मालदीव्स है, जब नेशनल म्यूजियम ऑफ मालदीव्स पे अटैक हुआ 2012 में और प्री इस्लामिक सारे वो तोड़ दिए गए बुद्धिस्ट, तो वो दोबारा तो नहीं बनेंगे ना। वो सारी समाज की धरोहर है, सारी ह्यूमैनिटी की धरोहर है। इसी तरह जहाँ पे भी, चाहे वो बामियान था, चाहे वो सीरिया था, पिलमारा था, ये जो भी टूट रहा है, जो जा रहा है, आप उसमें वो 1000 साल तो नहीं जोड़ पाएंगे, आप उसे वापस नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल। तो मिस्टर आर.एन. सिंह, ब्राज़ील की अगर बात करें, 200 साल पुराना संग्रहालय था, बिल्कुल नष्ट हो गया, सारी कलेक्शन चली गई, जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा उसमें। और समझिए कि 500 साल का इतिहास था उसमें, 200 साल पुराना तो म्यूजियम ही था, तो कुछ नहीं बचा है। तो हम अब उससे लर्निंग लेसन क्या लें ताकि विश्व में किसी भी कोने में यह हादसा फिर ना हो? देखिए, एनडीएमए ने पूरी म्यूजियम सेफ्टी का प्लान बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी किसी भी म्यूजियम ने अभी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अपने म्यूजियम का नहीं बनाया है। इसीलिए हमने यहाँ सेमिनार किया था। पहला सेमिनार एक अच्छे स्केल पे हुआ, सारे देश भर के म्यूजियम्स को बुलाया गया कि कम से कम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक तरह से डिजाइन है वो सेफ्टी का, तो वो तो बना के रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटें, हर कर्मचारी को, हर स्टाफ को एक तरह से दिया जाए कि इसका कम्युनिकेशन ये देखेंगे, ये
जो है फर्स्ट एड ये देखेंगे, असेंबलिंग पॉइंट ये देखेंगे। तो बांट दिया जाने से क्या है कि उस टाइम हौच पौच नहीं होता है, सब लोग अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे और ये काम हो जी। नेशनल सेमिनार की आपने बात की, और जहां तक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और गाइडलाइंस की बात है, कमल जी मैं आपसे जरूर जानूंगा, लेकिन आपदा बता के नहीं आती। जब तक नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन होता है, डेवलपमेंट प्लान बनता है, भगवान न करे आज आपदा आ जाए, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा? दो तरह के रिस्पॉन्स होंगे। एक रिस्पॉन्स होगा जो कि गजट्स, जो सिक्योरिटी गजट्स हैं वो, दूसरा होगा मानव के द्वारा, जो स्टाफ हैं या जो वहाँ उपस्थित लोग हैं। पहला रिस्पॉन्स कैसे, जैसे आजकल गजट्स आ गए हैं, सिक्योरिटी गजट्स आ गए हैं कि आप फायर होगा तो फायर अलार्म बजेगा, ऑटोमेटिक पानी फेंकना शुरू कर देगा, गैस छोड़ना शुरू कर देगा। इस तरह के व्यवस्था की गई और पूरे विश्व में इस तरह की व्यवस्था लागू की जा रही। दूसरा रिस्पॉन्स है कि व्यक्तिगत, वो आप उस समय यह नहीं समझेंगे कि मेरा दायित्व है या नहीं, आप यह समझेंगे कि यह मेरा ही दायित्व है और आप आग को बुझाएंगे। नहीं तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है? फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो व्यक्ति जो उसके सबसे करीब है, यानी चाहे वो विजिटर हो या स्टाफ हो, जो भी हो, पर उसको सेंसिटाइज भी तो करना होगा। हाँ, उसके लिए जागरूकता का प्रोग्राम है। और ये सेमिनार, और जब हम लोगों ने कॉन्सेप्टलाइज किया ये प्रोग्राम, जिस सेमिनार की जिक्र आर.एन. सिंह जी कर रहे थे, तो हम लोगों ने इसी को ध्यान रखा कि हमको सबसे पहले उसको जागरूक करना है जो उस व्यवस्था या उस धरोहर के साथ अपना तारतम्य स्थापित करता है। अगर वो तारतम्य स्थापित करता है तो वह उसका अपना है, और जब अपना का बोध होता है तब वह उसकी रक्षा स्वयं करेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कहा आपने डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कि अगर आपको अपनत्व का बोध है तो बिल्कुल, चाहे आप स्टाफ के सदस्य हों, विजिटर हों, यदि आप वहां हैं जहां पे भगवान न करे आपदा आ गई, आपको मालूम होना चाहिए क्या करना है। लेकिन गाइडलाइंस आवश्यक हैं। मैं चाहूंगा आप गाइडलाइंस दिखाएं भी और बताइए कि इसमें किस तरह की बातें साझा की हैं। ये हमने गाइडलाइन जारी की थी करीब 1.5 साल पहले, और ये गाइडलाइन जो हमने बनाई ये अलग थलग बैठ के नहीं बनाई। हमने इसके लिए नेशनल म्यूज़ियम के स्टाफ से, इंडियन म्यूज़ियम कलकत्ता, विक्टोरिया मेमोरियल, सलारजंग म्यूज़ियम, मानव संग्रहालय भोपाल, देश के जो 5-6 बड़े म्यूज़ियम्स हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, इनके स्टाफ के साथ मिलके बनाई। और इसमें 3 चीज़ें मुख्य हैं। एक तो ये कि हम जो है स्टाफ विजिटर्स की सेफ्टी देखें, दूसरा स्टाफ जो म्यूज़ियम का अलग अलग तरह का स्टाफ, और तीसरा कलेक्शन की सेफ्टी देखें। और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस हैं। इसमें आपदा आने से पहले क्या करना है रिस्क रिडक्शन के लिए, कैसे अगर हम एक भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर अगर कोई 7वीं शताब्दी की कोई मूर्ति रखी है तो उस मूर्ति को हम कैसे रखें कि भूकंप के झटके से वो गिर के नष्ट ना हो। तो पूरा इस चीज़ का इसके अंदर प्लान है कि कैसे आपदाओं से आने वाले नुकसान को कम किया जा सके। ये कब से लागू हो गई गाइडलाइंस? जी, ये मई 2017 में रिलीज की गई, तब से ये लागू है। कुछ म्यूजियम्स जो हैं उन्होंने इसको फॉलो करके अपने म्यूजियम का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है। ये जो गाइडलाइंस हैं ये एक टेम्पलेट देती हैं कि हर एक म्यूजियम में किस तरह का प्लान होना चाहिए, लेकिन अधिकांश म्यूजियम्स ने अभी तक ये काम नहीं किया है। और मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो म्यूजियम के जो मैनेजमेंट है उनके स्टाफ से ये आग्रह करूंगा कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं उसको अब क्रियान्वित किया जाए। तो मानवी जी, ये तो बहुत स्वाभाविक है कि अगर प्लान बन गया उसे मैं अपनी रक्षा, कलेक्शंस की रक्षा के लिए जल्द से जल्द अपनाऊं। रेजिस्टेंस क्यों होगा फिर? रेजिस्टेंस नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। ये रेजिस्टेंस नहीं है, अवेयरनेस दो तरह से। एक तो स्टाफ में अवेयरनेस कि डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, वो बता के नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो क्या क्या चीज़ हैं जिसमें आप उसे लिमिट कर सकते हैं, और आप कैसे ट्रेनिंग करें फिर अपने स्टाफ की। और ये ट्रेनिंग हर म्यूज़ियम को अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं, लेकिन इन्हें एक रीजनल स्तर पे अपनाना पड़ेगा कि ठीक है, मेरे पास 5000 साल पुराना ऑब्जेक्ट है, नहीं मेरे पास नेचुरल हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट है, नहीं मेरे पास एथनोग्राफिक ऑब्जेक्ट है, मुझे उसकी इस तरह से करनी है। अच्छा। मैं सुनामी जोन में हूँ, मैं अर्थक्वेक जोन में हूँ, तो ये सब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इसको अपने लेवल पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से उतारना पड़ेगा। तो दो चीज़ों की ज़रूरत है कि उन्हें अवेयरनेस कराई जाए, अवेयरनेस स्टाफ को और अवेयरनेस
विजिटर्स को भी एक आउटरीच प्रोग्राम भी होना चाहिए, क्योंकि जब आपदा आएगी तो म्यूज़ियम खाली नहीं होगा हमेशा। जी। तो दोनों तरह से कि हम जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है वो कैसे करें, और फिर विजिटर्स जो वहाँ पर हैं वो अपने आप को बचाते हुए नुकसान जो सामान है उसको नुकसान ना पहुँचाएं। जी बिल्कुल। तो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में इस समय किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, हमारे पास सॉल्यूशंस हैं? जी बिल्कुल। पिछले देखिए सवाल यही है, मेन प्रश्न है कि करेगा कौन, और यही जो दवा है असली यही लेके हम आए। अच्छा। पिछले 2-3 सालों से मैं लगातार IIT रुड़की, CBRI, वहाँ केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में सारी चीज़ों को जानने की कोशिश अपने लेवल पे करता रहा हूँ, और मेरे ख्याल से खूब तैयारी करने के बाद में पहला सेमिनार ये नेशनल म्यूजियम में कर पाया। सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास? क्या रेट्रोफिटिंग सॉल्यूशन है? म्यूजियम का अपना अपना अलग अलग कंटेंट्स हैं, अलग अलग उनका स्ट्रक्चर है, अलग अलग जोन में हैं, तो कुछ भी एक चीज कहना मुश्किल है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक ऐसी चीज है कि इस म्यूजियम को, ये म्यूजियम कहाँ है और उसकी क्या जरूरतें हैं और उसकी सुरक्षा के क्या मापदंड बनाए जा सकते हैं, वो उसमें क्लैरिटी के साथ उसका डिजाइन बनाया जा सकता है। यानी हर म्यूजियम किस राज्य में है, किस भौगोलिक ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, इसके अनुसार आप डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, विकास से जुड़ा है। इस मुद्दे पर जब नई दिल्ली में गत वर्षों में एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई तो उस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री ने भी डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर बल दिया। जी बिल्कुल। All development sector must imbibe the principles of disaster risk management. This will ensure that all development projects, airports, roads, canals, hospitals, bridges are built to appropriate standards and contribute to the resilience of communities they seek to serve. Over the next couple of decades, most of the new infrastructure in the world will come up in our region. We need to ensure the best available standards of disaster safety. This is a smart strategy which pays off in the long term. न्यू इंडिया संकल्प में आज हम म्यूजियम सेफ्टी पर बात कर रहे हैं। सन 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, जिसके चलते नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ऐसी अथॉरिटी बनाई गई और उसके बाद NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी बनी। हमारे साथ आज कार्यक्रम में कमल किशोर जी हैं, सदस्य हैं आप NDMA के। थोड़ा बताइए, ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनी, अगर कोई आपदा आती है तो म्यूजियम के लिए भी वो ट्रेंड है? जी बिल्कुल। तो हमने कई आपदाओं में ऐसा देखा है कि जब अगर जो रिस्पांस फोर्स है उसको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि म्यूजियम का रिस्पांस किस तरीके से और रिस्पांस से अलग है, तो वो रिस्पांस के माध्यम से एक्चुअली ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे नेपाल में हुआ कि जब भूकंप से म्यूजियम्स या हेरिटेज साइट्स ध्वस्त हुई, तो हम उस डेब्री को वैसे क्लियर नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम किसी और घर की जो 50 साल पहले बनाया उसको करेंगे। क्योंकि उसमें तो एक एक चीज जो ध्वस्त हुई है वो है उसकी हेरिटेज वैल्यू है, उसको बड़े केयरफुली निकालना होगा और उसको निकाल करके उसको कैटलॉग करके संभाल के रखना होगा ताकि उसका रेस्टोरेशन अच्छे से किया जा सके। तो इसमें जो रिस्पांस फोर्सेज हैं उनके साथ साझेदारी की बहुत सख्त ज़रूरत है और उनको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये हेरिटेज साइट है, यहाँ पे जो डेब्री है, यहाँ पे जो मलबा है, उसमें एक एक ईंट की जो है वो हेरिटेज वैल्यू है, उसको सेंसिटिवली हैंडल करना है, उसको और पब्लिक से बचाना है, उसको कैटलॉग करना है ताकि उसकी रिकवरी अच्छे से हो सके। जी प्रोफेसर मानवी, आपने कहा था कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है डिजास्टर रेजिलियंस बनाने में, तो ये बताइए कि जैसे आपने अस्तित्व इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी इवेंट किया, उसमें क्या नए प्रयोग आपने नेशनल म्यूजियम में किए ताकि आम जन सेंसिटाइज हो पाया कि ये धरोहर संभाल के रखनी है? ये जो अस्तित्व एग्जीबिशन है ये इन योर फेस एग्जीबिशन है। सो इंस्टेड ऑफ प्रीचिंग टू पीपल डोंट डू दिस, इट डजंट मैटर, वी हैव पुट देम ऑन द स्पॉट। तो इस एग्जीबिशन में वेंडलाइज्ड मॉन्यूमेंट्स की
एंक्रोच्ड मॉन्यूमेंट्स की फोटोग्राफ्स थी जो इनको हम जान के नुकसान पहुंचाते हैं, और फिर एक वॉल थी जिसे वॉन्डलाइज वॉल कहते थे हम, और उस पर हमने कहा कि आइए करिए, वी इन्वाइटेड पीपल टू वैंडलाइज इन पब्लिक आई, एंड देन they realized what they have been doing and nobody was ready to do it. So it was very successful. They were sensitized in a manner which involved them. Yes. It was a very participatory way, and that way if we do it, then next time they are in the monument they will not go ahead and just scratch or just vandalize, and if they are in a museum they will know not to touch. If there is something sensitive they will be sensitized towards. जी बिल्कुल, देश भर में लगभग 900 म्यूजियम्स हैं और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली जो संस्कृति मंत्रालय में आता है, मैं भी वहाँ गया हूँ, घंटों बिता सकते हैं आप म्यूजियम में। लेकिन जो अब तक नहीं गए हैं, थोड़ा बताइए किस तरह के आर्टिफैक्ट, कौन कौन सी ऐसी टॉप 3-4 चीज़ें हैं कि जब जनता आए तो वो जाने कि धरोहर की कितनी अहमियत होती है। देखिए, भारत की वैसे पूरे विश्व की विरासत होती है। विरासत आपने सही कहा शुरू में ही कि विरासत विश्व की है, व्यक्तिगत और किसी संस्था की नहीं होती। तथापि भारत बहुत ही समृद्ध विरासत की स्वामिनी है, और राष्ट्रीय संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जहाँ की विरासत मैसेज देती है, संदेश देती है। मैं आपको 2-3 उदाहरणों में से प्रयुक्त करता हूँ जो अक्सर मैं बोला करता हूँ सभी मंचों पे, कि आपने एक नारा सुना होगा कि माँ का दूध सर्वोत्तम, माँ का दूध अमृतपान, स्तनपान जीवन दान, इस तरह के नारे सुने होंगे। ये नारे थे जो यूएन ने एडॉप्ट किए, लेकिन भारत की परिकल्पना, भारत के मनीषियों ने यह परिकल्पना 8000 वर्ष पूर्व की, न केवल कल्पना की बल्कि उसको मूर्त रूप में दिखाया। माँ दूध पिला रही है बच्चे को, केवल पुरुष वाले नहीं है, जानवर में भी दूध पिलाते हुए, यानी कि एक मैसेज जो आप आज हर जगह करोड़ों अरबों रुपया डाल के आप प्रचार कर रहे हैं, वह मैसेज 8000 वर्ष पूर्व है। तो इसका मतलब है कि वो आप जून महीने में समस्त विश्व योग दिवस मनाता है। योग दिवस यूं नहीं है कि आप योग दिवस मनाते हैं क्योंकि आप एक प्रतिपादित किए, उसका मूर्त रूप भी 8000 वर्ष पूर्व मिलता है। अच्छा। हमारे पास यौगिक पोस्चर में छोटे छोटे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको सैंधव सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, उसके छोटे छोटे हमें एक सीरीज मिली है, एक श्रृंखला मिली है। अच्छा। तो यौगिक पोस्चर्स में है। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें केवल आपको ऊर्जावान नहीं बनाती हैं बल्कि गर्व करने का मौका देती हैं। उसी तरह से भगवान बुद्ध की अस्थि हमारे यहाँ रखी है। एक गैलरी ही हमने डेडिकेट किया है, एक गैलरी ही वो बुद्धिस्ट आर्ट गैलरी कहलाती है, वहाँ भगवान बुद्ध की रैलिक रखी हुई। भगवान किसी भी देव का जीवंत रैलिक कहीं नहीं मिलता है। हर राष्ट्रीय संग्रहालय वो धरोहर, वो स्थान है जहाँ की जीवन से जुड़ा हुआ अस्थि कलश रखा हुआ है। भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष हैं। इसके बाद आप अगर वहाँ ट्रेवल करेंगे, आप सुने होंगे कि ढाका का मलमल, नूरजहां का एक छोटा सा पोर्ट्रेट। नूरजहां आप जानते हैं कि वो जहांगीर के साथ मुगल कालीन रानी पटरानी जो भी रही हुई, लेकिन उनका एक छोटा सा पोर्ट्रेट कपड़ों में लिपटी हुई है और पूरा उनका धड़ दिखाई पड़ता है। नटराज ले लें और डांसिंग गर्ल ले लें। डांसिंग गर्ल भी नेशनल म्यूजियम में ही, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डांसिंग गर्ल, जिसको नृत्य रत मूर्ति कहते हैं हम। डांसिंग गर्ल में अब ये देखें कि पहली बार धातु का सदुपयोग, यानी कि इन्वेंशन और क्रिएशन एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये 3 चीजों को दर्शाता है, तो आपको गर्व करने का मौका देता है। पर क्या इसमें रिसर्च भी हो रहा है? क्या मिस्ट्री अनवेल हो पाई है कि आखिरकार डांसिंग गर्ल में ये कौन है? देखिए क्या है ना, ये 5000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या टेक्निक थी, और वही टेक्निक से लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से आज भी मूर्तियां बनती हैं। अच्छा। तो टेक्नोलॉजी वी हैव, बट एग्जैक्टली व्हाट पोस्चर इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशंस। लेकिन जो एक नॉमेनक्लेचर होता है ना, वो उस पर जुड़ जाता है। तो ये वो हमारे लिए हमेशा डांसिंग गर्ल ही रहेंगी। ठीक है, आप उसकी ज्वेलरी देख सकते हैं, आप उसकी हेयर स्टाइल देख सकते हैं, पोस्चर्स देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है आप उसमें वो देख सकते हैं। पर अगर देखने वालों की बात करें, फ्रांस में मोनालिसा की पेंटिंग की बात होती है, करोड़ों लोग आते हैं जी। तो भारत में चाहे नूरजहां का पोर्ट्रेट हो, जो बताया अस्थि अवशेष हो भगवान बुद्ध के, या मान लीजिए डांसिंग गर्ल हो,
लोग आते हैं संख्या में देखने? सर नहीं आते, मैं बताता हूँ, मोनालिसा को देखने हर साल 8 मिलियन लोग आते हैं, 8 मिलियन। अच्छा। और हमारे यहाँ पूरे साल का जो टूरिज्म का फुटफॉल है फॉरेन का, वो 8 मिलियन है। क्यों? अब कंपेयर करिए एक पेंटिंग और पूरा देश, जबकि विरासत के मामले में हम उनसे सबसे बहुत धनी हैं। दूसरी बात, इसको आगे कैसे ले जाएं? अभी अबू धाबी में एक म्यूजियम बना है, तो उन्होंने उसका नाम रखा है अबू धाबी लुब्र। अच्छा। लुब्र नाम लेने के लिए उन्होंने $1 बिलियन दिया है 30 साल। नहीं, इसके मायने क्या है लुब्र के? लुब्र म्यूजियम जो म्यूजियम है, फ्रांस में, म्यूजियम, उसका लुब्र नाम, है। उसका नाम सेकंड, लुब्र सेकंड। अच्छा। तो $1 बिलियन 30 साल के लिए पे किया है। $1 बिलियन बड़ी रकम होती है 30 साल, लेकिन अब लुब्र लोग कहने लगेंगे 30 साल में उसको कि कल को मान लो तेल की अर्थव्यवस्था पर अच्छा, नहीं। वो 100 साल आगे सोच रहे हैं कि कल तेल नहीं रहेगा, गैस नहीं रहेगा, तो टूरिज्म रहेगा, क्योंकि पूरा यूरोप टूरिज्म पे। जी बिल्कुल। हमारे पास जो विरासत है, आप जैसे संजीव जी ने अभी बताया, कमाल की बात बताई, केवल जापान, चाइना, साउथ एशिया टोटल बुद्ध की स्कल्स को देखने के लिए टूट पड़ेगा, लाइन लगी रहेगी, लेकिन वही जी जागरूकता लानी होगी। लेकिन एनडीएमए से मैं जरूर जानना चाहूंगा कि जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इंश्योरेंस शब्द जहन में आता है। ये जो महान विरासत है, चाहे राष्ट्रीय संग्रहालय में या जो 900 म्यूजियम हमारे देश भर में है, ये इंश्योर्ड है? इनमें से कुछ इंश्योर्ड हैं, लेकिन अगर हम इनके डिजास्टर मैनेजमेंट की, इनके प्रोटेक्शन की बात करें तो इंश्योरेंस सिर्फ एक मैकेनिज्म है, इसको हमें थोड़ा और ब्रॉडली देखना पड़ेगा। और म्यूजियम का जो प्रोटेक्शन है डिजास्टर से, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी जटिल इशू है, क्योंकि आप उसको प्रोटेक्ट करते वक्त उसकी जो हेरिटेज वैल्यू है उसको कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि ये जटिल इशू है तो हम कुछ करें ही ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम शॉर्ट टर्म में बहुत कम रिसोर्सेज के साथ कर सकते हैं। जैसे मैं कभी कभी कुछ म्यूजियम्स में जाता हूं तो देखता हूं कि वहाँ के गलियारों में चीज़ें रखी हैं, तो आपने एग्जिट ही ब्लॉक किया हुआ है। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं उनके अप टू डेट नहीं है, तो उसको तो अप टू डेट किया जा सकता है। बाढ़ वाले इलाके में म्यूजियम है और उसके आप बाहर के जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज चैनल्स हैं, जो नालियां देखेंगे उसमें देखेंगे कि कचरा भरा पड़ा है। तो जैसे मान लो प्लम्बिंग है, हाँ। जो कंस्ट्रक्शन है, वाटर है, पंपिंग है, ये भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें, मतलब इसके लिए कोई बहुत हाई लेवल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। ये चीजें तो म्यूजियम्स कुछ महीनों में अपने आप, हमने म्यूजियम में गाइडलाइंस बनाई हैं कि कैसे रिस्क असेसमेंट करना है। रिस्क असेसमेंट करके कुछ ये चीजें तो तुरंत फिक्स कर सकते हैं, और कुछ चीजों में टाइम लगेगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल लगेंगे। कुछ हमारे म्यूजियम्स हैं जो म्यूजियम कि बिल्डिंग खुद में ही एक हेरिटेज बिल्डिंग है, और उसको कैसे हम सुदृढ़ करें, कैसे हम उसको भूकंप रोधी बनाएं अगर वो भूकंप वाले इलाके में, इसमें ज़रूर समय लगेगा। लेकिन मेरा जो म्यूजियम के जो मैनेजमेंट है उनसे आग्रह ये रहेगा कि दुनिया के सभी म्यूजियम ये कहेंगे कि देखिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं, लेकिन हम इस बहाने को ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते। नहीं, पर पैसा तो चाहिए ना। पैसा जरूर चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि पैसा नहीं चाहिए। हमारे म्यूजियमों को, मेरा तो ये मानना है कि और अच्छे से वेल रिसोर्स करना चाहिए, लेकिन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में भी आप मुझे ये बताइए कि अगर हमें अपने फायर एक्सटिंग्विशर्स को अप टू डेट करना है तो उसमें कितना पैसा लगता है। बिल्कुल, ये एक प्रोसेस की बात है। तो ये जो चीजें हम शॉर्ट टर्म में अपने स्तर पे कर सकते हैं, इसको सबसे पहले करना जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कमल किशोर जी ने कही है, इस पे आप मंथन करें। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के उस पार हम प्रोफेसर मानवी से जरूर जानेंगे कि जब म्यूजियोलॉजी में कोई युवा करियर बनाना चाहे तो वहां किस तरह की संभावनाएं हैं। ब्रेक के बाद न्यू इंडिया संकल्प में आज हम बातचीत कर रहे हैं कि हम अपने संग्रहालयों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। प्रोफेसर मानवी सेठ हमारे साथ हैं, आप नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट की डीन हैं, साथ ही प्रोफेसर हैं, हेड हैं, आप म्यूजियोलॉजी विभाग में पढ़ाती हैं। तो कौन से युवा हैं, किस तरह का एप्टीट्यूड होना चाहिए, और म्यूजियोलॉजी को लेकर करियर में किस तरह की संभावनाएं हैं? म्यूजियोलॉजी एक अपकमिंग फील्ड है। भारत में बहुत विस्तार और बहुत ही विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विरासत है, और उतनी ही प्रकार की प्राकृतिक विरासत भी है, और इसको संभालने के लिए तो हमें लोग चाहिए ही। और अभी करीब 900 म्यूज़ियम्स हैं जैसे आपने बताया, पर आगे ही नंबर बढ़ेगा। हम लोग और देख रेख करना चाहेंगे, तो उसके लिए म्यूजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कलेक्शन कैसे आता है, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करना चाहिए, उस पर रिसर्च कैसे होनी चाहिए, ये सब हम म्यूजियोलॉजी में पढ़ाते हैं मास्टर्स लेवल पर।
और इस मास्टर्स लेवल के बाद रिसर्च की भी संभावनाएं हैं। तो जो भी युवा कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, प्राकृतिक या सांस्कृतिक विरासत में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो इसमें आ सकते हैं। तो जैसा आपने कहा कि इसमें मास्टर्स कर सकते हैं और फिर पीएचडी भी, आपने पीएचडी भी की है, अभी और सोच रहे होंगे बैचलर्स नहीं है म्यूजियोलॉजी में? देखिए, बैचलर्स के लिए अभी संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन बैचलर्स क्योंकि एक स्पेशलाइज फील्ड है ये, लेकिन जो ग्रेजुएट्स हैं या नेशनल म्यूजियम में एक युवा साथी प्रोग्राम चलता है। अच्छा, तो वो आएँ, म्यूजियम से जुड़ें, उस युवा साथी प्रोग्राम में क्रेडिट्स और ऑनरेरियम लें, म्यूजियम को जानें, समझें, और फिर अगर वो आगे इसमें और जुड़ना चाहते हैं तो मास्टर्स के लिए हमारे पास आए। और हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जो लोग युवा साथी से जुड़े और फिर हमारे पास आके मास्टर्स भी किया। जी मिस्टर आनंद सिंह, थोड़ा बताइए, एक तो जैसे हमने कहा भारत में लगभग 900 म्यूजियम है रजिस्टर्ड, तो नया म्यूजियम अगर बनता है रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ जाना होगा, और क्या शुरू से ही अगर डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट बनाया जाए वो बेहतर रहेगा? देखिए बिल्कुल, कम से कम आज के दिन में तो शुरू से ही ये सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे। और नए म्यूजियम्स की जहाँ तक बात है तो आप फ्रांस से कंपेयर करें, अब यूरोप से कंपेयर करें तो वहाँ हर 10,000 पे एक म्यूजियम है। तो दिल्ली में ही आप जोड़ें तो यहाँ मेरे ख्याल से 2,000 म्यूजियम चाहिए। अच्छा, नहीं किस किन विषयों पर? मतलब 10,000 पीपल पे किसी भी सब पे कंटेम्परेरी आर्ट पे बने, विरासत की बात यहाँ तो हो रही है। तो इतने और अभी कलेक्शंस हैं, एक्सकवेशंस और हो रही हैं, बहुत सारे जगह हैं और किए जाए। हमारा देश तो फिर सोने की चिड़िया बनना चाहिए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो नेशनल म्यूजियम में तकरीबन 2.6 लाख कलेक्शंस हैं। 2 लाख, हाँ लगभग इतना ही कलेक्शन है। और आपने जो चर्चा शुरू की थी कि नए म्यूजियम्स में ये व्यवस्थाएं आपदा प्रबंधन की होनी चाहिए, तो बिहार में अभी एक नया म्यूजियम बना है पटना में, उसका नाम ही है बिहार म्यूजियम, बिहार संग्रहालय। अच्छा, और उसके कंसल्टेंट जो थे बाहर के थे, वैश्विक रूप से उसका निविदा हुई थी, और उस निविदा में जो लोग आए उन्होंने एक ऐसा मतलब कि प्रारूप तैयार किया जिसमें कि इन आपदाओं को ध्यान में रखा गया, जिसमें कि फायर के लिए, नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए और वेंडलिज्म के लिए। अच्छा, सभी व्यवस्था को ध्यान में रखा गया। इम्प्लीमेंट कितना होगा ये भविष्य बताएगा, किंतु सोच रखी गई, यह सही है। तो जैसे बिहार म्यूजियम बना, रजिस्टर कराने के लिए कहाँ जाना है? मूलतः रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार जो है, संबंधित सरकार या संबंधित शासन व्यवस्था जो है, वहां उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। पर म्यूजियम जो है पूरा मामला ये केंद्र की परिधि में है, राज्य की में है, सेंट्रल या स्टेट सब्जेक्ट? देखिए अलग अलग प्रकार के म्यूजियम्स हैं। कुछ म्यूजियम्स हैं जो कि नेशनल म्यूजियम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर केंद्र में है, उनके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि नेशनल म्यूजियम। और कुछ म्यूजियम स्टेट म्यूजियम्स हैं, बिहार संग्रहालय की बात की तो वो स्टेट म्यूजियम्स है, और कुछ प्राइवेट म्यूजियम्स भी हैं। और कुछ प्राइवेट म्यूजियम्स ने एक्चुअली आपदा प्रबंधन पे बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर, वो मेरे ख्याल से देश का पहला एक म्यूजियम है जिसने अपना एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया। महाराष्ट्र में, बंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, उन्होंने भी कंजर्वेशन पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे काफी अच्छा काम किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा, फिर से कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन की बात ले लें। आपदा प्रबंधन में अगर आप अपने कलेक्शन को बचा रहे हैं तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि आपके पास है क्या, कहाँ रखा है और किस स्थिति में है, अगर आपदा आए तो उसको कैसे संभालना है। नेपाल में जब भूकंप आया तो पैलेस म्यूजियम वहाँ पे काफ़ी क्षति हुई, और उस क्षति में काफ़ी सामान जो कलेक्शन था वो अंदर था, लेकिन जो कलेक्शन की लिस्ट थी वो भी दबी हुई थी। तो अगर हम कलेक्शन की लिस्ट का एक डुप्लीकेट बना लें, उसको हम सॉफ्ट कॉपी में रख लें, उसको ऑफ साइट भी रखें और उस जगह पे जानकारी रहे, तो हमारा जो रिस्पांस है कितना बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, और रिस्पांस बेहतर हो इसके लिए प्रोफेसर मानवीय, आपने जो मुझे एक शीट थमाई है, मैं चाहूंगा थोड़ा व्यूअर्स आप इस पे गौर फरमाएं। ये है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये हर जगह होनी चाहिए, म्यूजियम का, ऑफिस, बिल्डिंग, घर सब में होना चाहिए। इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर, उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, पुलिस, एम्बुलेंस, सिक्योरिटी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, म्यूजियम डायरेक्टर, म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेटर, कंट्रोल रूम, कंजर्वेटर, पर्सन इंचार्ज, फायर डिपार्टमेंट, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेस्ट कंट्रोल, लॉकस्मिथ, कारपेंटर। ये लिस्ट हैंडी आती है फिर उस समय? बिल्कुल आती है। जैसे कि कमल किशोर जी ने कहा, मैं मानती हूँ कि आपदा से बचने के लिए हमें बहुत इन्वेस्ट करने की एकदम ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे होगा। पर अगर हम कॉमन सेंस
मीडियम्स को अपनाएंगे, अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखिए कहाँ है, अपने रास्ते खुले रखिए, और ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ये हर एक के पास होनी चाहिए, और अपने डॉक्यूमेंटेशन का एक रिकॉर्ड ऑफ साइट रखिए। ऑफ साइट जरूर रखें, जैसे नेपाल में हमने नेपाल में गलती कर जैसे दी। हुआ, अब जैसे ब्राज़ील में हुआ, वो उसमें उन्होंने कितना खो दिया, उसका कुछ वो कभी भरपाई हो नहीं आप पाएगी। कहते हैं पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो सबसे पुराना ह्यूमन स्कल था लूजिया, वो चला गया, तो वो कहाँ से अब वो भरपाई कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें बचना चाहिए, करना चाहिए, और लोगों को जोड़ना चाहिए। जैसे हमने अभी लद्दाख में हमने इस बार मंक्स को भी इन्वॉल्व किया। क्या है कि लद्दाख के जितने भी मॉनेस्ट्रीज हैं धीरे धीरे म्यूजियम खोल रही हैं छोटे, तो कल्चरल हेरिटेज मॉनेस्ट्री में रहे और या फिर म्यूजियम स्पेस में आ जाए, कल्चरल हेरिटेज ठीक है जी। उसके लिए आपदा प्रबंधन कैसा होना चाहिए, उन्होंने थिक से मॉनेस्ट्री में एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप करी। उन्होंने खुद देखा कि हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो हमें अगर लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, म्यूजियम से भी और समाज से भी। जी मिस्टर सिंह, आप जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये बता रहा था कि इससे भी आगे बढ़ के यदि कुछ घटित होता है किसी म्यूजियम में, तो आधे घंटे के अंदर यदि हमें उसको इवैक्यूएट करना है, कंटेंट्स को इवैक्यूएट करना है, तो क्या हमने पहले से प्लानिंग की है कि हम कहाँ ले जाएंगे? अच्छा, और आधे घंटे में इवैक्यूएट करने की हमारे पास प्लानिंग क्या है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में इससे भी आगे बढ़ के और चीज होना चाहिए कि कुछ हो जाए तो हम फटाफट वहां भी सिक्योर रहेगा, सामान भी कुछ नहीं होगा। संजीव जी से पूछते हैं, आधे घंटे में अगर कुदरती भगवान न करे ले जाना पड़े तो ये 2.5 लाख कलेक्शंस कहाँ ले जाएंगे आप? तैयारी नहीं। बड़े गंभीर प्रश्न है और जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इस पर काफ़ी है कि जो हम सोचते हैं उसका विकल्प क्या है। जो हम संग्रह किए हैं उसके संरक्षा के सवाल में कहाँ तक हमारी जागरूकता है। मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी जब राष्ट्रीय संग्रहालय की परिकल्पना की गई थी तो उसमें 65% जगह खाली रखी गई थी, यानी कि 35% में ही केवल स्ट्रक्चर होगा, 65% खाली रखी गई थी। ये खाली पार्क नहीं था, और ये परिकल्पना जिन्होंने की थी उनकी परिकल्पना थी कि ये जो जगह खाली है, सर्वप्रथम यहाँ अगर कुछ खुदा न खास्ते कुछ हो गया तो पहले यहाँ ले जाएंगे, जिसके 65% जो खाली रखी गई। और इसलिए उसकी परिकल्पना, आप अगर राष्ट्रीय संग्रहालय जाएंगे तो वो जो हमारा मॉडल है अभी 2 ही फेज बना है, उसका 3रा फेज बनने की तैयारी है। तो उसमें इस तरह की परिकल्पना की गई है कि उसको तीन सड़क से जोड़ दे रहे हैं कि इवैक्यूएशन है। जैसे कि राष्ट्रीय संग्रहालय जनपथ पर अभी खुलता है, ठीक है, लेकिन उसका मौलाना आजाद अकबर रोड में भी गेट आज भी है। गेट मूल वही है जो कि अभी नहीं बना है। विजिटर की एंट्री जो है जनपद से अभी जनपद से हो रही है, लेकिन कुछ कालों में यह मौलाना आजाद रोड से हो जाएगी। पर जैसे आपका म्यूजियम 3 फ्लोर्स में बना हुआ है, जो 35% होना चाहिए, इस समय कितना % में है फिर म्यूजियम? अभी म्यूजियम समझ लें कि 18 से 19% में। अच्छा, क्योंकि 2 ही फेज, हमारे 3 फेज में बनना था, 2 फेज बना है अभी उतना। और इंश्योरेंस भी है कलेक्शंस? बहुत तरह से कह सकते हैं इंश्योर्ड है, और हमारी जागरूकता इस आधार पर बहुत अच्छी है। जो कमल किशोर जी बोल रहे थे कि हमें जो संग्रह का जानकारी है वो 2 तरह से रखनी चाहिए। एक तो है कि अस्थाई जो जगह पर है उस जगह पे, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रखना चाहिए। वो कहीं भी हो सकता है, वो डाटा बैंक हमारा कहीं भी हो सकता है। तो हम उस तरह की व्यवस्था में लगे हैं। इसलिए हम लोग का अभी थ्रस्ट है, अभी जो राष्ट्रीय संग्रहालय जिस पर काम कर रहा है, बल्कि पूरा संस्कृति मंत्रालय उसको थ्रस्ट दिए हुए है। और आप जैसा जानते हैं, कमल किशोर जी ने कहा आपको कि हमारे पास 5 नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय 1, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता 2, सलारजंग म्यूजियम 3, इलाहाबाद म्यूजियम 4, ये चारों सरकारी हैं। 5वां संस्थान जिसको मतलब की केंद्रीय मान्यता मिली है वो शिवाजी छत्रपति महाराज, जिसको कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम पहले कहा जाता था, मुंबई। लेकिन इसमें से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संग्रहालय में धरोहर के इंश्योरेंस उसकी जो है वो अभी उस प्रक्रिया में हम तेजी से बढ़े। जी बिल्कुल, ये जो मुद्दे हमने डिस्कस किए हैं, जैसे मिस्टर आनंद सिंह ने कहा, इन्हीं मुद्दों पर पहली बार नेशनल एक सेमिनार भी हुआ। आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं।
इंडिया संकल्प में आज हम म्यूजियम सेफ्टी पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं श्री RN सिंह, जो कि ग्लोबल रेस्क्यू फाउंडेशन के संस्थापक हैं, और जो सेमिनार जिसकी झलक हमने देखी उसे ऑर्गेनाइज भी आपने किया। तो जब देश भर से म्यूजियम से जुड़े लोग इकट्ठे हुए नेशनल म्यूजियम में, 2-3 प्रमुख आउटकम्स क्या रहे? देखिए, एक अवेयरनेस तो पूरी आई, क्योंकि बहुत सारे म्यूजियम्स के हेड और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, तो एटलीस्ट एक बात तो शुरू हुई कि ये करना चाहिए, और एनडीएमए ने जो प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यही बहुत बड़ी बात है, यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद हमारे स्पीकर्स ने एक से एक अलग अलग पर्सपेक्टिव पे अपना विचार रखा। मेरे ख्याल से उसका एक वाइट पेपर बन रहा है। वो सारी चीज़ें आएंगी तो कुछ और भी चीज़ें होंगी जो हमारे ध्यान में नहीं थी, वो आ जाएंगी। कुछ म्यूजियम से और हम लोग क्लू लेके तो फिर एक बढ़िया चीज हम लेके आएंगे। जी, कमल जी, जो गाइडलाइंस हैं इसकी सॉफ्ट कॉपी एनडीएमए की वेबसाइट पर उपलब्ध है? जी बिल्कुल, इसकी सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट पे उपलब्ध है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आपने सवाल पूछा था कि अगर 2.5 लाख जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक आपदा के समय में कहीं और विस्थापित करना हो तो कैसे करेंगे। एक तो इसमें जगह की बात हुई, एक प्लान की बात हुई। दूसरी बात यह है कि इतने सारे लोग आएंगे कैसे जो उसको अच्छे से कर पाएंगे। जी, पैकिंग। तो इसके लिए हमें और म्यूजियम से सबक लेना चाहिए। करीब 1.5 साल पहले 2017 अगस्त में मेरे ख्याल से एक पेरिस में म्यूजियम है लूव्र, जिसके अंदर मोनालिसा है। वहाँ पे पेरिस में एक बाढ़ आई थी और बड़ी बाढ़ आने की आशंका थी। लूव्र दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स में है और उसके पास प्रेशियस कलेक्शन है। तो उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने कलेक्शन को पैक करके मूव किया। कैसे किया? क्योंकि उन्होंने आपदाओं से पहले एक बड़ा वॉलंटियर बेस तैयार किया हुआ था। तो क्यों ना हम अपने देश में एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करें, फ्रेंड्स ऑफ नेशनल म्यूजियम, फ्रेंड्स ऑफ द विक्टोरिया मेमोरियल, और उनको जो है पहले से ट्रेनिंग दी जाए और उनको एक टोकन दें। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। म्यूजियम्स हमारा कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो म्यूजियोलॉजी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मास्टर्स में, वो भी तो फ्रेंड्स हैं ही, उन्हें भी पैकिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में रिस्पॉन्स आता है करना? उनको बिल्कुल पढ़ाया जाता है, ये उनका पार्ट है एमए प्रोग्राम का। इसके अलावा जब हम कम्युनिटी को बताते हैं तो हम सेंसिटाइज भी कर रहे हैं, साथ साथ थोड़ा सा ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। बट मैं कमल किशोर जी से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत विस्तारित होने चाहिए, ये आउटरीच होना चाहिए, हमें जाके एक बेस तैयार करना चाहिए। दूसरी बात, जो आपकी जो पहला प्रश्न था उस पर क्या रेस्क्यू करना है, उसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट भी होनी चाहिए। आप 2.5 लाख हो सकता है नहीं पूरा कर पाए। आपको डांसिंग गर्ल पहले बचानी है, आपने नूरजहां का पोर्ट्रेट, वो है हमारे पास लिस्ट। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं मास्टर पीसेस। राष्ट्रीय संग्रहालय में, किसी भी संग्रहालय में मास्टर पीसेस होते हैं, जो कि उसके कोर कह लीजिए, उसका हृदय कह लीजिए। ऐसे चीज़ों को प्रायोरिटीज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2,06,000 में हमारे पास 106 को हमने मास्टर पीसेस कहा है, यानी कि पहला ध्येय हमारा है 106 को लेके भाग जाना। अच्छा, सबसे पहले। और दूसरी बात जो बड़ी, जिस चर्चा की बात कर रहे थे आपने कि ये मित्र होने चाहिए, संग्रहालय के मित्र होने चाहिए, जिसको वॉलंटियर, डॉसेंट जो भी कह लें आप। मैं कई स्तरों पर अध्ययन किया। मेरी पढ़ाई जो है बाहर में हुई, कोरिया में हुई, इंग्लैंड में हुई, जापान में मैंने ट्रेनिंग किया। वहाँ लोगों को संस्कृति के प्रति केवल बताया ही नहीं गया, आसक्ति पैदा है। दे आर अटैच्ड टू बिलोंगिंगनेस, जिसको कहते हैं ना, अपना होने का गर्व होता है उन्हें। और जब यह गर्व महसूस होता है तो जैसे कि राष्ट्रीय संग्रहालय हम दोनों मानवीय, और हम जो है मानवीय हमारी स्टूडेंट हैं। अच्छा। प्रोफेसर हैं आज। और मानवीय जो जिस ढंग से इन्होंने इसको रिवोल्यूशनाइज किया वो देखने लायक। इन्होंने युवा साथी का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने म्यूजियम मित्र, फ्रेंड्स ऑफ द म्यूजियम का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि एडॉप्ट किया, पेरेंट इंस्टीट्यूशन होने के कारण एडॉप्ट किया। और मैं आपको बताऊं कि हम एक कमेटी में थे, समिति में थे दिल्ली सरकार के, तो वहाँ मैंने एक प्रपोजल दिया था कि बच्चों को आप स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, उनको क्या संस्कृति के विषय में मालूम है क्या? और मालूम है तो क्या वो केवल
यूपीएससी और मतलब कि स्टेट सर्विस कमीशन देने के लिए, नौकरी के लिए करते हैं क्या? उनका बिलोंगिंगनेस है कि नहीं, उनमें जागरूकता। तो उन्होंने हेरिटेज प्रोग्राम बनाया, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी लागू है और दिल्ली के स्कूलों में भी लागू है। ये मेरा रिकमेंडेशन था और संजोग से मुझे गर्व होता है, महसूस होता है। जब बच्चे आते हैं तो हमारे यहाँ जो क्यूरेटर्स हैं, हम लोग जैसे हम लोग क्यूरेटर कहलाते हैं, मेजोलॉजिस्ट जो हैं क्यूरेटर कहलाते हैं टेक्निकल टर्म में। जब बच्चे आते हैं तो पहला काम कहते हैं कि बच्चे आप क्या करने आए, उनसे प्रति प्रश्न होता है। बच्चे कहते हैं घूमने आए। किस चीज़ के लिए घूमने आए? तो देखने आए। क्या देखने के? तो सुना है कि हमारी संस्कृति बहुत बड़ी है। जब ये संस्कृति बहुत बड़ी है ना, तो उसमें उसी समय होता है कि आप वहाँ अपना योगदान दें। क्या योगदान दें? उन्हें बताएं कि बच्चे ये बड़ा ही नहीं है बल्कि आपका अपना भी है। बिल्कुल ठीक है। जैसे आप राम प्रसाद, आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम सोहन प्रसाद जी है, सोहन प्रसाद जी के पिताजी का नाम रामलाल है, तो ये पूरी सीरीज एक श्रृंखला बनती है। तो इसी तरह से आप बिलोंगिंगनेस, तो आप श्रृंखलाबद्ध जब हो जाएंगे तो संस्कृति के प्रति आपकी आसक्ति, आपका अनुराग, आपका प्यार, और जिसको एक शब्द कहते हैं बिलोंगिंगनेस म्यूजियम की भाषा में, तो वो जुड़ता है। और वो जब जुड़ेगा तो मास जब जुड़ेगा तो हमारी संस्कृति, धरोहर और किसी आपदा के समय मुहताज नहीं रहेगा कि क्या होगा मेरा, वो लोग करेंगे उसके। बिल्कुल सही। और इसलिए आई लाइक टू रीइंफोर्स दिस पॉइंट दैट कल्चरल हेरिटेज बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी। इजंट इट फैसिनेटिंग फॉर अस टू नो that how was the human being in the Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age? How did we evolve? Are we still evolving? These are the questions we'll ask our panelists after the break. हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। कमल किशोर जी एनडीएमए से हमारे साथ हैं। म्यूजियम की हमने बात की, लेकिन भारत की धरोहर की अगर बात करते हैं तो चाहे ताजमहल हो, रेड फोर्ट हो, इतने और जो मॉन्यूमेंट्स भी हैं, बिल्डिंग्स, इनकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और जैसे एनडीएमए ने जो म्यूजियम्स के लिए गाइडलाइन जारी की हैं, इसके साथ साथ एक और सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स और प्रिसिंक्ट्स के लिए हैं। और देश में कुछ जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईआईटी मद्रास है, वहाँ पे एक सेंटर चलता है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इस पे काम कर रही है। तो देश के कुछ संस्थान जो कल्चरल हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें कैसे आपदा प्रबंधन किया जाए, इस पे काम कर रहे हैं। और हम लोग एक मैपिंग कर रहे हैं कि जो हमारे कल्चरल एसेट्स हैं वो देश के अलग अलग हैजर्ड जोन्स में, चाहे वो अर्थक्वेक जोन्स हों या फ्लड जोन्स हों, उसमें कैसे कहाँ पे हैं वो, और उनको आपदाओं से सुरक्षित करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। और भगवान न करे कोई आपदा अगर आ जाए और मैं चाहता हूँ कि एनडीआरएफ भी आए, तो कोई हेल्पलाइन जहाँ पे हम फ़ोन कर सकते हैं, और कितनी बटालियंस हैं इस फोर्स की? दी एनडीआरएफ की इस समय 12 बटालियंस हैं और वो देश के अलग अलग हिस्सों में बेस्ड हैं। और कुछ आपदाएं जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि फ्लड्स या साइक्लोन्स, उनके आने से पहले हम उनकी प्री पोजिशनिंग करते हैं। तो जैसे फ्लड सीज़न शुरू होता है तो हमें मालूम है कि हर साल बिहार में, असम में, बंगाल में फ्लड्स आती हैं, बाढ़ आती हैं, तो हम उनकी प्री पोजिशनिंग करते हैं। ऐसे ही जब चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, तो उसके 2-3 दिन पहले से हमें ये अंदेशा होने लगता है कि एक साइक्लोन डेवलप हो रहा है और यहाँ पे उसका लैंडफॉल होगा, तो एनडीआरएफ की पहले से डिप्लॉयमेंट की जाती है। जी, और क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो पोस्ट सेंडाई फ्रेमवर्क की बात होती है। क्या है ये मिस्टर सिंह? देखिए, सेंडाई फ्रेमवर्क में सब कुछ बता दिया गया है। सब मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम वो हुआ और सबके लिए एक ऐसी गाइडलाइंस हैं, और मेरे ख्याल से 2030 तक इसको सबको इम्प्लीमेंट करना है, यही बात है। सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, यदि शुरू की बात करें कि बेसिक एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो क्या बताएगा जी, टेस्ट लिख देगा। जो हमारे यहाँ 85% बिल्डिंग्स हैं जो हेरिटेज बिल्डिंग हैं, पुरानी है, उनमें क्या मटेरियल यूज हुआ है, किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो CBRI ये सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा भाई हम तो इसका असेसमेंट कर देंगे कि कितने सिस्मिक स्केल तक की। अच्छा, उसका सलूशन है रिट्रोफिटिंग। तो रेट्रोफिटिंग में आप क्या करते हैं और खर्चा कितना आता है? देखिए, रिट्रोफिटिंग में खर्चा ज़्यादा आता है,
क्योंकि जो बिल्डिंग है उसको एज इट इज रखना होता है, और एज इट इज फिर उसके बेसिक को, उसके लैंड को भी एसेस करना होता है कि ज़मीन का स्तर कितना मजबूत है, कितना, फिर उसके बाद उसको कैसे मजबूती दी जाए। तो खर्चा तो होता है, बिल्डिंग के बराबर ही होगा, लेकिन हेरिटेज को बचाना है तो फिर तो खर्चा करना। इस समय हम अपने समृद्ध हेरिटेज की तस्वीरें भी देख रहे हैं, तो ये बताइए कि आपको लगता है कि इसमें सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन आने वाले समय में क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ज्यादा देखने को मिलेगी? मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। CSR फंडिंग इसके लिए सबको देना चाहिए कि भाई ये देश की विरासत की बात सब लोग करते हैं, हमारी विरासत है, हम ये हैं वो हैं, और जब इसकी बात आती है तो लोग चुप हो जाते हैं। मेरे ख्याल से सबको खुले दिल से इसकी सुरक्षा के लिए देना चाहिए, और एक बिजनेस मॉडल बनाना चाहिए, कोने से शुरू करके और धीरे धीरे मॉडल से पूरे देश में फैलना चाहिए, न कि सेंट्रलाइज की सब हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। जी, इनोवेशंस क्या कर सकते हैं? तकनीक को और अपनाएं, डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ें। मानवी जी, डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ें, प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट करें। हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि हर मॉन्यूमेंट की स्थिति क्या है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करी गई है, जिससे हम उसे छेड़खानी ना करें। ऐसा ना हो कि हम उसे ठीक करने के बजाय उसमें और नुकसान कर दें। यही हाल है मॉन्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स का। इफ़ वी नो एग्जैक्टली कि ये क्या टेक्नोलॉजी से बना है, इसकी क्या अहमियत है, कितने साल पुराना है, तभी हम उसमें जाके उसको सपोर्ट करें। विजिटर से आपकी क्या अपेक्षा है? क्या अभी भी केसेस आते हैं कि लोग जाके लिख देते हैं आई लव यू या कुछ भी? अगर देखिए आप सेंसिटाइज नहीं करेंगे, वो बिलोंगिंगनेस नहीं जोड़ेंगे, वो एक पजेसर की नहीं लाएंगे कि ये मेरा है, तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। एक चीज़ मानिए कि हमारा देश लिविंग विरासत, यू नो वी आर कंट्री ऑफ लिविंग हेरिटेज। जब लिविंग हेरिटेज है तो हमारे पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है पश्चिम देशों की तरह कि सब खत्म हो गया है तो सिर्फ म्यूजियम्स में है। तो इसीलिए हमें उन्हें और समझाना है कि ये खत्म होने वाला है, आप इसकी कदर करें। जी सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अंतरिक्ष में भारत ने बहुत प्रगति की है। अब तो गगनयान की बात भी की है प्रधानमंत्री ने कि 2021 तक ही, दिसंबर तक हम लोग मानव सहित जो है अंतरिक्ष में यान भेजेंगे। स्पेस प्रोग्राम से भी डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद मिलती है? जी बिल्कुल, स्पेस प्रोग्राम से हम रिमोटली सेंस करके हम अलग अलग जगह पे क्या वहाँ पे ऊंचाई क्या है, फ्लड्स आने की क्या संभावना है, कैसे वहाँ पे कोई रिवर है तो उसकी रिवर की मॉर्फोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, और इसका जो है हेरिटेज से भी काफ़ी अच्छा तालमेल है। जैसे कुछ सालों पहले म्यांमार में एक भूकंप आया जिससे बगान, एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे स्तूप हैं, उनको क्षति हुई। तो अब उसका आप आकलन क्षति का कैसे करेंगे? रिमोटली सेंस्ड इमेजेस के साथ बिफोर और आफ्टर देख करके आप उसका बहुत जल्दी उसका अंदाजा लगा सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि और यहाँ पे क्या हैजर्ड्स हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ सेंदाई फ्रेमवर्क के बारे में। सेंदाई फ्रेमवर्क जो है पिछले जो फ्रेमवर्क से उनसे एक मायने में, कम से कम एक मायने में अलग है जी। वो ये है कि इस बार 4 लॉस रिडक्शन टारगेट्स, मतलब नुकसान को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो एक लक्ष्य है कि हम मृत्यु दर कम करेंगे, जो लोग प्रभावित होते हैं आपदाओं से उनकी संख्या कम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस कम करेंगे और इकोनॉमिक लॉस कम करेंगे। तो लक्ष्य है हमारे पास। हमारी सफलता 2030 में इस चीज से नहीं आकी जाएगी कि हमने कितनी वर्कशॉप्स की, कितना इक्विपमेंट खरीदा। हमारी सफलता इस चीज से आकी जाएगी कि हमने नुकसान कितना कम किया। और इन 4 में से 3 जो टारगेट्स हैं आपके, इकोनॉमिक लॉस, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस और नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड, इन तीनों चीजों को अगर हम अपनी विरासत को नहीं संभालेंगे तो हम नहीं कर सकते। और सेंडाई हमारे व्यूअर्स के लिए एक शहर है और इस फ्रेमवर्क को भारत ने भी साइन किया है जी। 187 देशों ने साइन किया, भारत उनमें से जी। पर मुझे लगता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि लक्ष्य 2030 तक हम इसे पालें, तो चलते चलते वापस जो आपने बात की थी ना, संस्कृति से अपनत्व, आत्मीयता, अपनापन। तो ये बताइए, हम वो एवोल्यूशन चार्ट देखते हैं, चार्ल्स डार्विन ने कहा था सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो एप्स, चिंपैंजी से हम आगे बढ़े, 4 पैर से 2 पैर आ गए, फिर करते करते भाले और फिर वैसे पैलियोलिथिक एज में। आपने पुस्तक भी लिखी है, कैसा था मानव? आप जानते हैं कि यह नृतत्व विज्ञान का सब विषय है, लेकिन पुरातत्व वाले इसका अध्ययन करते हैं। और मानव का क्रमिक विकास हुआ है, एक दिन में ऐसा नहीं हो गया, हम 2 पाया एक दिन में नहीं हो गए। स्टेजेज, और स्टेजेज में जो ये जो क्रम है, पहले तो होमो इरेक्टस है, फिर होमो सेपियंस है, फिर होमो सेपियंस सेपियंस है।
अब होमो इरेक्टस का क्रेनियल कैपेसिटी, दिमाग की शक्ति, दिमाग कितना बड़ा, क्रेनियल कैपेसिटी होमो इरेक्टस का छोटा है, होमियोसेपियंस का बड़ा है, और होमियोसेपियंस का बड़ा और भी बड़ा है। यानी कि अगर शब्दों में कहें तो 650 सीसी, सीसी का मतलब जब कहते हैं तो आप सरसों का दाना देख रहे हैं। अच्छा। ये एक इतना बड़ा गड्ढे में कितना दाना सरसों का जा सकता है। तो 650 गया तो 650 सीसी, 1300 चला गया तो 1300 सीसी, 1700 चला गया तो 1700 सीसी। अच्छा। तो अब जो आज मानव है, आज मानव है बुद्धिमान। अब उसका हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करें तो खरा मानव, बुद्धिमान मानव, अति बुद्धिमान मानव। आज अति बुद्धिमान है? हम लोग अति बुद्धिमान मानते हैं लेकिन है नहीं। इसलिए नहीं है कि हम वही कार्य करते हैं जो नहीं करना होता है। अक्सर आप देखे होंगे जहां लिखा होता है कि यहां मूत्र विसर्जित ना करें, अक्सर लोग वहीं मूत्र विसर्जित करते हैं। यानी कि हमने जो मानवीय ने प्रश्न उठाया है, जो उन्होंने माना कि परिकल्पना की है कि हम जब तक समाज को जागरूक नहीं करेंगे, और जागरूक ही नहीं करेंगे बल्कि समाज को यह बाध्य नहीं कह देंगे कि यह आपका अपना है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं दो। कोरिया में सोल एक उनकी राजधानी है। मैं वहाँ करीब 1 साल मैनेजमेंट कर रहा था तो था। उनके यहाँ दोपहर में संडे को जितने बुजुर्ग लोग हैं वो हाथ में थैला और वो हाथ से पकड़ने के लिए चिमटी, वो सड़कों पर गुजरते हैं, गलियों से गुजरते हैं, जितनी गंदी चीजें हैं एक आदमी थैला पकड़े रहता है, उसमें गंदी, कोई मशीन नहीं आता। तो और पूरा साफ है, पूरा साफ सोल करते हैं वो 2 दिन, सैटरडे को संडे को एरिया बटा हुआ है हर एरिया में। दूसरा जो चीज है आप यहां भी कर सकते हैं उसको, जो कि कर रहे हैं। हावड़ा ब्रिज सभी जानते हैं, उस पर फिल्म भी बनी है हावड़ा ब्रिज। वहां लोग पान का गुटखा फेंक देते हैं। आप जानते हैं कि उसमें एसिड होता है, अम्ल होता है, और वो लोहे को गलाता है। वो लोहे से बना निर्मित पुल है। और उन्होंने वहां के लोगों ने कहा कि हम उसको सेव करेंगे। बांग्ला में उनका नारा था कि ये आमाराज, ये मेरा है। और वो है तो वो जब थूक फेंकने के लिए जैसे ही कोई करता था वो हाथ पसार देते थे, आप इसमें थूकिए, इस पर मत थूकिए। जब इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं तो वो लज्जित होता है, प्रथमतः लज्जित होता है, लेकिन उसकी आत्मा जागृत होती है। और जब जागृत होती है तो वह दूसरे को बताता कि भैया हम गए थे, थूक फेंक रहे थे जी। उन्होंने मना कर दिया, ये बहुत गलत बात है, लोहे का गल जाएगा तो हावड़ा और कलकत्ता जुड़ा नहीं रह जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन अब जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का आह्वान किया है तो हमने देखा है गत वर्षों में स्वच्छता को लेकर एक जन आंदोलन भी बना है। तो आपको क्या लगता है, आर वी स्टिल इवॉल्विंग फ्रॉम द टाइम वी वर देयर इन पैलियोलिथिक एज to Neolithic to modern age? Are we still evolving as a human being? I think we are still evolving, but sometimes I feel that we are slow in learning lessons. Are we still evolving? We are evolving definitely. We will be evolved, or we will be on the way to further evolution when we learn not only from present but also from the past. When we appreciate Old Fort standing in juxtaposition with Pragati Maidan, Science Center. Yes. And with an ancient excavation site going on in the Old Fort. That's you know, when we stand with the past and future together, that's evolution. Evolution is not. Final word, Mr. Arun Singh. Are we still evolving? Yes. Are we evolving for better? Of course. Speed is little less, but yes. चलिए, मानव जो है हमेशा eternally optimist रहा है. This is a question we leave for all the viewers. Are we still evolving? If the answer is yes, let us put in more efforts to make the society aware, to preserve this cultural heritage, because that would be your contribution to preserve the humanity. And on the program today, to tell us more about museum safety, to all my panelists, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।